अय्याश परस्त किस्त नंबर 10। मैं अपने बाप को याद करता, इस इंसान ने कमी किया थी, खूबसूरत इंसान था, शरीफ था। फिर मुझे वो अजनबी याद आता जिसके लिए मेरी माँ ने मुझे छोड़ा। मेरे बाप को हमेशा धोखा में रखा। वो अजनबी मेरे बाप से ज्यादा खूबसूरत और शरीफ था। मुझे नहीं लगता मैंने अपनी जिंदगी में जितनी भी खूबसूरत औरतें देखी उनको मोहब्बत के मामलात में जेडव के तिनकों पर ही गिरते देखा। कोई 100 में से एक औरत ऐसी हो गई जिसने किसी सही आदमी का इंतखाब किया हो। औरत की अक्ल इस मामले में हमेशा घुटनों में ही रही, गिरना ही है तो साफ जगह गुरु जो जितना चचेवरी पिन का मुजाहरा करें वो औरतों में इतना ही मकबूल हुआ करता है। औरत की फितरत बड़ी अजीब सी है जो समझ से बाहर है। गिरने पर आती है तो एक नहीं 5 बच्चों की भी परवाह नहीं, गिरती और अपनी खुद गर्जी की वजह से गंद पे जा गिरती है। बारहा में आजमा चुका था, असद से कहीं बार शर्त जीत चुका था। बड़ी बड़ी पारसाई आई और गईं जिनके बारे में सुना करते थे। बहुत पारसा हैं, कुछ को गिराया और ऐसी बहुत सी पारसाओं गंदगी के ढेर पे गिरते देखा। ये बड़ी अजीब सी बात है। इंसान का कोई मेयार होता है। मर्द इस मामले में बहुत होशियार है। जब जनता है तो किसी खूबसूरत औरत को ही चुनता है। ये अलग बात है कि वो इस तक पहुंच ना पाया हो। औरत की खूबसूरती देखकर क्यों वो सुनना नहीं चाहता, जबकि औरत सिर्फ सुनना चाहती है हमेशा, हर बार कुछ अलग सा। अगर ऐसा नहीं होता तो वो बेजार हो जाती है। इसके अंदर की मोहब्बत मुरझाने लगती है। वो इस मोहब्बत को अपने दिल में जिंदा रखने के लिए सुनना चाहती है। और अब अगर इसका शौहर मेरे बाप जैसा हो तो इसे फिर अपनी पुरानी मोहब्बत हमेशा याद रहती है। और अगर वो किसी से मोहब्बत नहीं करती तो वो फिर औरों से सुनती है, क्योंकि ये फितरत में शामिल है। ये वजह बुनती है औरत की दिलचस्प मर्द से खत्म हो चुकी होती है। और जब दिलचस्पी ही ना रहे तो फीकी सूखी मोहब्बत बेकार साबित हुआ करती है। और फिर यूं किसी चीज की परवाह नहीं रहती, चाहिए औलदा हो या ना हो, ना इज्जत की ना ज़िल्लत उठने की। बस ऐसी ही उल्टी सीधी बातें सोचते सोचते मैं सो गया। ये शहर मुझे बहुत पसंद था, बिल्कुल पुरसुकून, जिसके चारों तरफ पहाड़ और उन पहाड़ों से निकलने वाले कहीं नदी नाले। बारिशों के मौसमों में पहाड़ों से जब पानी आता तो ये नदी नाले पानी से भर जाते। ऐसी ही एक छोटी सी नदी थी जो उन पहाड़ों से निकलती और न जाने किसी नगर तक बहती जाती थी। इस नदी के किनारों पर बड़े बड़े पत्थर थे जिनका सिलसिला दूर तक फैल हुआ था। निहायत ही उम्दा और पुरसुकून जगह थी। इस नदी के किनारे एक मकाम ऐसा था जहां कभी कभी मीम जाकर मैं बैठा करता, और आज मैं काफी दिनों बाद यहाँ आया था। ये जगह बहुत पुरसुकून थी। मैं नदी के किनारे पर वाकई एक पत्थर पर बैठा था और मेरा चेहरा नदी की जानिब था। ये जगह वीरान और काफी सुनसान थी, मगर मैं अक्सर यहाँ आकर कुछ वक्त गुजरता। मुझे ज्यादा वक्त बैठे हुए नहीं गुजरा था कि मेरी पुश्त की जानिब से यानी पीछे की तरफ से आहट सी महसूस हुई। तो मैंने चूंके कर अपने पीछे पलट कर देखा, मगर कोई ना था। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, घर से निकलते वक्त जो 4 घूंट जहर के पिए थे शायद उनका असर है। ये सच था, मुझ पर हल्की सी खुमारी तारी थी, मगर इतनी नहीं, मैं तो पूरी बोतल पी जाता था। ये 4 घूंट की आशे थे। बहरहाल मैं एक बार फिर अपने ख्यालात मैं मगन हो गया। नदी के किनारों पर जा बजा बिखरे उन पत्थरों को देखने लगा जिनके बीच कहीं कहीं बड़े पेड़ भी थे। अचानक फिर आहट हुई और इस बार मैंने अपनी जगह से उठकर पीछे मुड़ के देखा। लड़का खड़ा मुझे घोर घोर कर देख रहा था। मुझे ताज्जुब हुआ इस बात पे, ये लड़का कैसे और कब यहाँ चला आया, जबकि दूर दूर तक इंसानी आबादी का नाम और निशान भी नहीं। उससे पहले कि मैं कुछ कहता वो मेरी जानिब भाग खड़ा हुआ। वो इतनी तेजी से भागा, मेरे करीब से गुजरते हुए नदी के पानी में उतर गया। तब मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो पलक झपकते ही सारी नदी को क्रॉस कर गया और मेरी नजरों से ओझल हो गया। मारे हैरत के मैं अपनी जगह जिम के रह गया। ये सब कुछ चंद लम्हों में हुआ। एक और बात कि इस लड़के का कद काफी लंबा था। वो बहुत तेजी से यूं पानी की सतह पर भागा जैसे रमियन पर भाग रहा हो, और फिर चंद लम्हों में मेरी नजरों से ओझल हो गया।
ये मंजर नाकाबिल यकीन था। चंद लम्हे तो मैं सोचने और समझने की सलाहियत महरूम रहा। जब दिमाग के दरवाजे पर अक्ल ने दस्तक दी तो मैंने वहां से भागने में ही आफियत समझी। गाड़ी कच्ची सड़क ये खड़ी थी और गाड़ी तक पहुंचने में मुझे कम अज कम 15 मिनट लगे, क्योंकि ये जगह सड़क से काफी दूर थी और मैं अक्सर औकात यहाँ आया करता। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था, मगर मैं जान चुका था ये जिन्नात की हरकत है। शायद इस जगह पर जिन्नात का बसेरा है। जिन्नात के मुतालिक किस्से से मुझे कोई दिलचस्प नहीं थी। यही वजह थी कि मेरी मालूमात जिन्नात के बारे में ना होने के बराबर थी। इस मुकर्रर शक्ल वाले इंसान को मैं भूला नहीं था। वो सारे मंजर मेरे लिए नाकाबिल फरामोश बन चुके थे। मैंने असद को इस इंसान से दूर रहने का मशवरा दिया था। ये पीर बाबे और नौसरबाज लोगों से मुझे किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपनी लाइन ही कुछ और थी। बहरहाल ये सुनसान जगह थी। इस समत आने के लिए पक्की सड़क पर सफर करते हुए फिर इस पक्की सड़क को छोड़कर कच्ची सड़क की समत आना पड़ता था, और यूं फिर ये कच्ची सड़क इस नदी और इस मकाम की जानिब ले जाती जो मकाम मैंने चुन रखा था। मैं अपनी जगह से तकरीबन भागते हुए गाड़ी तक जा पहुंचा। सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानिब रवां था। मैंने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और शहर की जानिब जाने वाले रास्ते पर दौड़ाने लगा। मेरे दिमाग में जो बात इस वक्त चल रही थी वो ये कि कलवा कहता था ये बंदा मुझे चाहिए। इसकी भींत मुझे दो बकौल इस मनहूस इंसान के जिसने बड़ी मुश्किल से कलवे को काले बकरे की भींत दी और मुझे बचा लिया। ये सच कहाँ तक सच था नहीं मालूम। वो कलवा कौन था, क्या था, वो क्या वजूद रखता था। बस यूं ही काले साए की सूरत में ही रहता था। मुझे नहीं पता, मगर मुझे इस इंसान की कही हुई बातें इस वक्त मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी। घर पहुंचकर सोचा असद से मिलता हूँ। फिर ये सोच कर न जाने का इरादा किया। इसे आज कहीं जाना था, क्या पता वो घर पर मौजूद हो ना हो। वो अमेरिका जाने की तैयारी में लगा हुआ था, क्योंकि इसकी फैमिली वहीं पर थी। शाम तक मुझे बुखार ने आ घेरा। सर में भी शिद्दत किस्म का दर्द था। ऐसा दर्द जैसे कोई रात भर जागा के पीता रहे और बेदर होने पर सर में शदीद दर्द का एहसास हो। सारी रात बुखार से मेरा जिस्म तपता रहा। यूं महसूस होता था कि जैसे मेरे करीब ही कहीं आग का कोई बड़ा सा लाव रोशन है, जिसकी तपश मेरे जिस्म को गरमा रही है। रात करवटें बदलते हुए गुजरी। सुबह मैंने हिम्मत की और काफी लंबा गुस्ल किया, जिससे कुछ अफाका हुआ। गुस्ल मैंने इसलिए किया कि मेरे अंदर जैसे आग लगी हुई थी, जो मुझे अंदर से नहीं बल्कि बाहर से जला रही थी। सर इतना भारी था जैसे मनोवजन पड़ा हो। हल्का सा नाश्ता किया और 2 सर दर्द की गोली जहर मार की और फिर बिस्तर पर लेट गया। इस कमजोरी और रात भर जागने का ये नतीजा निकाला। आंख लगी तो होश ही ना रही। एक लंबी नींद सोया रहा। सो के उठा तो तबीयत काफी संभल चुकी थी। आज मुझे आयशा के पास भी जाना था, मगर तबीयत की खराबी के बायस जा ना सका। खैर अगले दिन में सवेरे सवेरे ही असद के फार्म हाउस पहुंच गया। गेट पर खड़े चौकीदार ने मुझे देखते ही जल्दी से दरवाजा खोल दिया। यहाँ हम अक्सर ही आते जाते रहते थे। शहर से दूर पहाड़ों के दामन में बना ये फार्म हाउस शायद असद के वालिदैन का ख्वाब था। बड़े चाव से असद के वालिद ने जमीन खरीद कर तामीर करवाया था और हमने उनकी गैर मौजूदगी से फायदा उठाते हुए इसी अपनी अय्याशी का अड्डा बना दिया। और फिर कैसे कैसे गिनवाने काम हुए थे यहाँ पर के शैतान भी देखकर तौबा तौबा करता होगा। और हमारी उन्हीं हरकतों की वजह से असद के वालिद ने यहाँ एक फैमिली को रहने और देखभाल के लिए रख लिया। मैंने चलते चलते चौकीदार से इसकी खैरियत पूछी और अंदर जाने वाले रास्ते पर तेजी से बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचकर मैंने बैल बिजाई तो जकिया ने दरवाजा खोला। मैंने रस्मी सलाम दुआ के बाद आयशा का पूछा तो इसने ऊपर जाने का कहा। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब ऊपर पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया। आयशा कूद में कुरान पाक लिए बैठी थी और उसका चेहरा मेरी जानिब था। शायद सीढ़ियां चढ़ते वक्त मेरे कदमों की आहट सुन कर वो इस जानिब मुतवज्जे हुई थी। जैसे ही मैं ऊपर आया मुझे देखते ही वो खड़ी हो गई। मैंने हाथ के इशारे से इसे बैठ जाने को कहा, मगर वो खड़ी ही रही। मैंने मुस्कुराते हुए कहा बैठ जाओ।
तो वो बैठ गई, सर पर दोपट्टा ओढ़े वो कितनी दिलकश लगा रही थी, एक कशिश सी थी उसके चेहरे पर। मैंने कहा तुम आराम से पढ़ लो फिर बात करते हैं। मैं बाहर बालकनी में आ गया। कितना खूबसूरत मंजर था, दूर तक फैल हुए पहाड़ और दूसरी जानिब दूर से नजर आता वो शहर जिसका मैं बासी था। आयशा का ये रूप देखकर मैं बहुत हैरान हुआ था। वो सचमुच एक घरेलू लड़की थी, न जाने कैसे वो इस धंधा करने वाली यास्मीन बाई तक पहुंची। फिर भी वो एक औरत थी। तरह तरह के ख्याल मेरे दिल और दिमाग में कहीं रोज से आ और जा रहे थे। क्या पता ये आयशा कौन थी। इस नावल अय्याश प्रस्त का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब अगला पार्ट अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं फिर अगली किस्त के साथ। निम्रा अब्बासी को दे इजाजत। खुदा हाफिज।